हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए पर्यावरण के प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह में पैदा हुए अचानक हलचल। दूसरा है, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का परस्पर टकराव। थर्ड है, विनाशकारी प्राकृतिक घटना। नेक्स्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भूकंप क्या है ना। भूकंप किसको कहेंगे वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो भूकंप का क्या मतलब होता है कि भूकंप जो है एक तरह का ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। भूकंप पृथ्वी की परत से ऊर्जा के अचानक उत्पादन के परिणाम स्वरूप आता है ना। उसके परिणाम स्वरूप आ जाता है जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करता है। ठीक है, उसको हम भूकंप कहते हैं। जैसे इसका जो प्रारंभिक केंद्र होता है उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। जैसे भूकंप के झटके कभी कभी भू श्रृंखला और ज्वालामुखी की गतिविधियों को भी पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो भूकंप मापने की जो वो होती हैं, जो मापने की जो पैमाना होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है रिएक्टर स्केल, दूसरा होता है मर्कैली स्केल। तो रिएक्टर स्केल को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा 1935 में विकसित किया गया था। समझ में आया? 1935 में विकसित किया गया था, जिसमें भूकंप का रिकॉर्ड एक सिस्मोमीटर के साथ रखा जाता था, जो सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। ये सिस्मोग्राफ करके कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टर स्केल जो होता है उसमें जो 8 पर आया हुआ जो भूकंप होता है उसका जो रिएक्टर स्केल 7 पर आए हुए भूकंप की तुलना में 10 गुना से अधिक तीव्रता वाला होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार 6 स्तर और 8 स्तर पर आए हुए भूकंपों की जो तीव्रता होती है वो 100 गुना के अंतर में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसके बाद जो है मर्कैली जो स्केल होता है, इसमें क्या है, भूकंप की तीव्रता की बजाय इसमें ताकत के आधार पर, यानी उसकी ताकत के आधार पर उसको मापा जाता है। जैसे जनसंख्या की बनावट है, जैसे भूकंप से जो भी हानियों के लिए जो जैसे है घरों की ख़राब बनावट है, ये सब इसमें मापा जाता है। रिएक्टर स्केल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो रिएक्टर स्केल के जो अनुसार जैसे 2.0 की तीव्रता से कम वाले जो लगभग 8000 भूकंप नित्य आते हैं। इससे कोई हम लोगों को ये भूकंप जो होते हैं वो हम लोगों को महसूस नहीं होते हैं, है ना। तो ये कोई हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। और ये 9.0 से लेकर 9.9 तक के जो पैमाने का जो भूकंप हज़ारों किलोमीटर के क्षेत्र में भी तबाही मचा सकता है। और जो भूकंप जो होता है जो 20 वर्ष में जो लगभग एक बार आता है वो होता है आपका 10.0 वाला। इसमें अधिक ये बहुत तेज़ आता है। इसमें अधिक जो है, इससे अधिक का भूकंप जो है आज तक महसूस नहीं किया गया है। सबसे तेज़ यही है 10 ज़्यादातर जो आता है वो 9.0 से लेकर 9.9 तक की तीव्रता में आता है। नेक्स्ट है आपका इसमें कि जैसे जो भारत में ज़्यादातर जो भूकंप टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं उनकी हलचलों के कारण ही आता है, क्योंकि भारत में जो है भारत इसी के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा खतरा इसको बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हलचलों का जो आंकलन संभव नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि शोध में वैज्ञानिकों ने ये पाया था कि जो टेक्टोनिक प्लेटें का जो हिस्सा है वो आयरलैंड में सतह के करीब है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि जो भूकंप का जो सबसे अच्छा वर्णन कहाँ किया गया है वो टेक्टोनिक प्लेटों का परस्पर टकराव के कारण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनामी के संदर्भ में सत्य है। पहला है इसमें, सुनामी लहरें सागरी जल में बहुत तीव्रता से चलती हैं। सेकंड है, यह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, सुनामी ज्वार भाटा की लहरें हैं
नेक्स्ट है सुनामी लहरें सागर में आए हुए भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इसमें आपको पहले ये जान लेते हैं कि सुनामी है क्या चीज़। सुनामी हम किसको कहेंगे? तो सुनामी क्या होती है? सुनामी एक सागरीय हवा होती है जो क्या होती है, जो एक बड़े पैमाने पर सागरी पानी में हलचल पैदा करती है। और जो सुनामी शब्द है, ये हम आपको एक बार और बता चुके हैं पहले, जो सुनामी शब्द है वो उसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, सु प्लस नामी। सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहरें। अर्थात जो बंदरगाहों की जो लहरें होती हैं उसी को हम सुनामी लहरें कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कह सकते हैं तो सुनामी लहरों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 10 से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकता है ना। अब बात आती है कि जब सुनामी के बीच सागर में जो हलचल होती है, यानी हलचल जो सागर की गहराइयों में होती है, लेकिन जैसे क्या है, तरंगे सागर के किनारों की तरफ बढ़ती हैं तो लहरों का जो निचला भाग है वो ज़मीन को छूने लगता है। जब वो ज़मीन को छूने लगेगा तो उसकी गति कैसी हो जाएगी? कम हो जाती है। लेकिन क्या होती है, ऊंचाई उसकी बढ़ जाती है। जब यह एक सागरी तल की विशालकाय जो दीवार के रूप में धारण कर लेती है और इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है ना। तो फिर क्या होता है, जब टकराती है तो जो उसके कारण जो उसकी ऊंचाई होती है बहुत अधिक ऊंची हो जाती है। तो अचानक से जो है क्या होता है, इससे जो है बचने का उपाय नहीं मिल पाता है, तो वो जो है क्या हो जाता है, सुनामी आ जाती है। इसके साथ साथ क्या है कि जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की जो ऊंचाई होती है वो 10 से 17 मीटर तक की या उससे अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जैसे 2004 में जो रिएक्टर स्केल पर जो 9.3 की तीव्रता से जो भूकंप आया था, जिसमें हिंद महासागर की जो जो थी सुनामी जो थी, ठीक है, उसमें क्या था, जो भूकंप का जो केंद्र था वो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप था। ठीक है, सुमात्रा द्वीप था। इसमें क्या है, सागर की जो लहरें थी वो 30 मीटर तक की ऊंची उठती और जिन्होंने विनाश का एक ऐसा तांडव मचा रखा था जिसमें पूरी जो है मानवता कांप रही थी। इसमें क्या था, जो 2004 में जो केरल में जो भूकंप जो आया था, सुनामी जो आई थी ना केरल में, तो उसकी वजह से क्या था, उसमें 14 देश प्रभावित हुए थे। 14 देश में कुछ देश ऐसे थे जो प्रमुख थे, जैसे कि आपका भारत था, इंडोनेशिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड था, आज इसमें प्रमुख थे। तो इसमें जो है लगभग 2.5 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, जो 2004 में जो है वो आई थी सुनामी। इसके साथ साथ उसकी जो सुनामी के 2004 की सुनामी के आने के बाद ही भारत ने इस प्राकृतिक आपदा के खतरे को कम करने का उपाय शुरू किया। उसमें क्या किया इन्होंने, जो भारत में हैदराबाद में जो स्थित सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर था ना, तो उसमें जैसे इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ये जो है उन्होंने जो है एक सेंटर स्थापित किया। इसके बाद जो है वर्ष 2011 में भी जो जापान में सुनामी आई थी उसने भी भयंकर तबाही मचाई थी। 2011 और 2004, और इसमें जो देश हैं उनको आपको याद करना है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? अब आपने इतना पढ़ा तो इसको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर है, सुनामी लहरें सागर में आए भूकंपों के कारण उत्पन्न होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो हलचल होती है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? सुनामी इसी का उदाहरण है, चक्रवात प्राकृतिक आपदाएं हैं, परमाणु दुर्घटना, ये साफ नहीं लिखा है, परमाणु है, बता देती हूँ, और नेक्स्ट है महामारी। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है ये तीनों तो इसके हैं ही प्राकृतिक आपदा, परमाणु दुर्घटना इसका उदाहरण नहीं है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका ज्वालामुखी विस्फोट के लिए सही विवरण क्या है? पहला ऑप्शन है गैस और राख का ऊर्ध्व विस्फोटक, है ना, ऊर्ध्व विस्फोटक। नेक्स्ट है लावा, राख और जहरीली गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट है दोनों, ए या बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोटक होता क्या है।
ज्वालामुखी विस्फोटक हम उसको कहते हैं जो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दायरा या मुख होता है जिसमें पृथ्वी के भीतर का जो लावा या गर्म राख जो होती है वो बाहर आती है। तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर की जो परत होती है वह एक विभंग हो जाती है, जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे मेगा है ना, जैसे मेगा के साथ कई तरह की विषैली गैसें जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये आसपास में बसे लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ घातक होती हैं। तो जब काफ़ी कुछ घातक होती हैं तो इन परिवर्तनों से निकला हुआ जो मेगा एक बहती हुई आग के समान होता है। तो इसमें क्या है कि इसके 3 प्रकार होते हैं। इन प्रकारों को भी पूछा जाता है। तो पहला आपका सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है, ये सक्रिय रहती है, मतलब जागृत रहती है। सक्रिय का मतलब सक्रिय जागृत रहती है, यानी ये ज्वालामुखी जो लावा गैस होती है ये विखंडित पदार्थों से सदैव निकलती ही रहती है। तो उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, है ना। तो ये विश्व के जागृत ज्वालामुखियों की 500 के लगभग हैं। जैसे इसमें आप ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये कई बार पूछी जाती है, ये कौन सी ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी क्यों होती है, क्योंकि ये सक्रिय रहती है ना, निकलती रहती है। तो भूमध्य सागर में सिसिली के ऊपर ये स्ट्रोम जो बोली है ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर के सिसिली के ऊपर से लिपारी द्वीप में स्थित होती है। इसमें सदैव क्या होता है, ये प्रज्वलित रहती है। हमने आपको बताया ना, प्रज्वलित रहती, सक्रिय रहती है। तो ये प्रज्वलित रहती है, तो उससे क्या होता है, जो आसपास का जो भाग होता है वो प्रकाशमान रहता है ना। और प्रकाशमान रहेगा तो ज्वालामुखी का जो भूमध्य सागर का जो प्रकाश जो तभी इसको क्या कहता है, जो ज्वालामुखी में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है ज्वालामुखी को। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, किसको कहा जाता है प्रकाश स्तंभ, ज्वालामुखी के भूमध्य सागर को। तो ये मार्च 2017 में इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी का पूर्ण विस्फोटक हुआ था। ये 2017 में हुआ था, माउंट एटना ज्वालामुखी। इसके बाद आता है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये भी पूछी जाती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसी होती है, ये अचानक से उत्पन्न होती है ना। इसमें क्या, ये कभी शांत रहेगी और कभी एकदम उठ जाएगी, फिर शांत रहेगी, फिर उठ जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जनधन की बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है। जब जनधन की हानि होने लगेगी तो क्या होगा, तो ऐसी ज्वालामुखी बहुत ही घातक होती हैं। ऐसी ज्वालामुखी को जिसका समय कोई निश्चित नहीं होता है ना, वर्तमान समय में शांत नज़र आती हैं और अचानक से वो उठने लगती हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्या है कि ये वेसुवियस तथा क्राकाटाउ को इस समय प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेसुवियस तथा क्राकाटाउ को किस ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा जाता है ना। ये भूगर्भिक इतिहास के कई बार जागृत तथा कई बार शांत दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है इसमें आता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी तो पता ही है कि एकदम शांत रहती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसमें एक तरह से इसके मुख में जल भर जाता है एवं झीलों का जो पानी होता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। इसके मुख में जल भर जाता है, से शांत हो जाती है और साथ साथ से झीलों का निर्माण होता है। और क्या होता है कि पुनः और जो है दोबारा से ये उधर गए, यानी दोबारा से ये उठती नहीं है, शांत रहती है। और इसमें जो है कोह सुल्तान तथा देवबंद ईरान के प्रमुख शांत ज्वालामुखी कही जाती है। ये आपका ऑप्शन हो गया कि कोह सुल्तान तथा देवबंद ज्वालामुखी कैसी है, ये शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, ये बर्मा का पोप ज्वालामुखी भी प्रशांत ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि ज्वालामुखी विस्फोटक के सही विवरण क्या हैं। तो गैस और राख का ऊर्ध्व विस्फोटक भी है ना, और क्योंकि हम हमेशा निकलता रहता है तो ये भी हो गया। लावा, राख और जहरीली गैसों का भी होता है, जिसको हमने आपको मैग्मा बताया था ना, वो भी है। तो ए और ये दोनों हो गए, ए और बी दोनों हो गए। नेक्स्ट आपका आता है सूची 1 और सूची 2। इसमें हम देखेंगे बाढ़ किसको कहेंगे हम। बाढ़ हमारा होता है, पहला है ये बाढ़ देखते हैं। बाढ़ है कि अति वर्षा एवं जल का असमान वितरण। बाढ़ तब आती है जब ज़्यादा वर्षा और उसका असमान वितरण हो जाता है। ठीक है,
सूखा किसको कहेंगे? सूखा वो होता है जब पर्याप्त अवधि में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और भूचाल, भूचाल किसको कहते हैं? भूचाल अपना होता है जब धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में जब हलचल पैदा हो जाती है, उसको हम भूचाल कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होती है? अभी हमने आपको बताया था, एक छिद्र जिसमें पिघले हुए पदार्थ निकलते रहते हैं। थैंक यू गाइस।